बीबीसी दुनिया में आज देखिए, फिर आमने सामने अमेरिका और चीन। ट्रेड वॉर से शुरू हुआ अमेरिका चीन तनाव, जासूसी के आरोपों और दूतावास खाली कराने तक कैसे पहुंचा, कवर स्टोरी में इसी की चर्चा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका चीन तनाव और उसके इतिहास पर होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14.5 लाख से भी ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले, मरने वालों का आंकड़ा 33,000 के पार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि मौसम बदलने से भी नहीं मिलेगी कोरोना से राहत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 1,65,00,000 के पार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोप में संक्रमण की दूसरी लहर की दी चेतावनी। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, लद्दाख में भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के सैनिक ज्यादातर जगहों से हटे पीछे। कहा हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 साल की जेल की सजा, अरबों डॉलर के भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार। रजाक ने आरोपों से किया इनकार और कहा ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में लगी आग में 3 अरब जानवरों ने गंवाई जान और कई प्रजातियां पहुंची विलुप्त होने के कगार पर। कहा आधुनिक इतिहास में जंगलों में लगी सबसे प्रलयकारी आग। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच तनाव, जिसने पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है, अमेरिकी खेमा और चीन का खेमा। लेकिन दोनों के बीच हालात इतने खराब क्यों हो गए, और वो 5 कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से नौबत यहां तक पहुंच गई है। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। अमेरिका और चीन के बीच अब तनाव इस कदर बढ़ गया है कि लड़ाई राजनयिक स्तर तक पहुंच गई है। दोनों एक दूसरे के दूतावास तक खाली करा रहे हैं। तनाव तब और बढ़ा जब अमेरिका ने चीन पर इल्जाम लगाया कि वो दूतावास के जरिए जासूसी कर रहा है, और फिर अमेरिका ने ह्यूस्टन में मौजूद चीन का दूतावास खाली करा दिया। बदले में फिर चीन ने अमेरिका से कहा कि वो भी चंगडू शहर में मौजूद अपना वाणिज्य दूतावास खाली करे, और अमेरिकी स्टाफ को जाने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया। लेकिन स्टाफ ने डेडलाइन से पहले ही दूतावास खाली कर दिया। उनके जाते ही चीनी अधिकारियों ने वाणिज्य दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया। इस पर अमेरिका ने कहा कि हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले से निराश हैं और चीन में अपने दूसरे दफ्तरों के जरिए यहां के लोगों तक पहुंच बनाए रखेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर कई दिनों से फिलहाल चल रहा है। कोरोना वायरस पर चीन के रवैये को लेकर भी अमेरिका सवाल उठाता रहा है, और अब दोनों देश एक दूसरे पर जासूसी के आरोप लगा रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के बीच एक और घटना हुई। सिंगापुर के जून वेई येऊ को अमेरिका के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया। उन्होंने भी मान लिया है कि वो चीनी एजेंट हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका दुनिया के कई देशों को अपने साथ लामबंद कर रहा है और अपने सहयोगी देशों पर दबाव बढ़ा रहा है कि वो 5G नेटवर्क के लिए चीनी टेक कंपनी ख्वावे की मदद ना लें। नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया अपने 5G नेटवर्क से ख्वावे को बैन कर चुका है, और ब्रिटेन ने भी कहा है कि 2027 तक अपने नेटवर्क से ख्वावे के उपकरण वो भी हटा देगा। मोर्चा हांगकांग को लेकर भी खुला है। पहले ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, और अब न्यूजीलैंड ने भी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि निलंबित कर दी है। ये कदम हांगकांग में लाए गए चीन के नए सुरक्षा कानून के विरोध में हुआ। बीजिंग में मौजूद बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड बताते हैं कि भविष्य में और भी आरोप एक दूसरे पर लगाए जा सकते हैं। I don't think it's the end of it by a long shot, and the Chinese government doesn't seem... मुझे दूर तक भी इसका अंत होता नजर नहीं आ रहा, और चीन की सरकार को भी ऐसा नहीं लगता। यहाँ चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये ताज़ा विवाद, खासकर वाणिज्य दूतावासों को बंद करने का झगड़ा, अमेरिका की देन है। उन्होंने अमेरिका से कहा कि रिश्ते सामान्य करने के लिए उन्हें कुछ कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जासूसी के आरोपों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने की यही वजह बताई है। उनका कहना है कि यह अमेरिका में चीनी जासूसी का गढ़ बना हुआ था।
दरअसल अमेरिका और चीन के बीच लंबे वक्त से तनाव चल रहा है। मसला शुरू हुआ ट्रेड वॉर से, फिर कोरोना वायरस, जिसमें धीरे धीरे मानवाधिकार, जासूसी जैसे पहलू भी शामिल होते गए। आइए जानते हैं इन दो दिग्गज देशों के बीच क्या चल रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी को इन 5 बातों से समझा जा सकता है। We can't continue to allow China to rape our country. 7月21日，美方单方面挑起事端，突然要求中方关闭驻休斯敦总领事馆。 ऐसी नौबत आई क्यों? दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर अरबों डॉलर का आयात शुल्क लगा दिया है, जिससे उनके बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। संघर्ष कैसे बढ़ा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर अनुचित तौर तरीकों से कारोबार करने और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का आरोप लगाया। चीन को लगता है कि अमेरिका उसे वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने से रोकना चाहता है और चीन का कहना है कि अमेरिका उकसाने वाले कदम उठा रहा है। दोनों के रिश्ते की क्या अहमियत है? चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में सबसे बड़ी हैं और उनके बीच संघर्ष का कारण सिर्फ ट्रेड नहीं है। मानवाधिकारों को लेकर भी उनमें मतभेद हैं। वे एक दूसरे पर जासूसी का आरोप लगाते हैं और हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लाए जाने से भी अमेरिका नाखुश है। हाल में अमेरिका ने साउथ चाइना सी पर भी चीन के दावे को खारिज किया है। अमेरिका अपने सहयोगियों को चीन के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन के दोस्त उसके वफादार बने हुए हैं। मगर हमेशा ऐसा नहीं था। 1970 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन का दौरा किया था और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंगर भी वहां गए थे। इससे दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक रिश्ते स्थापित हुए थे। राष्ट्रपति निक्सन के इस दौरे ने सोवियत संघ को अलग थलग कर दिया था और शीत युद्ध के हालात बदल दिए थे। अमेरिका को उम्मीद थी कि फ्री ट्रेड, इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से चीन आने वाले समय में अमेरिका की तरह बन जाएगा, लेकिन फिर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। आगे क्या होगा? भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अभी शीत युद्ध जैसे हालात तो नहीं बने हैं, मगर ऐसा लगता है कि दुनिया फिर से दो धड़ों में बंट रही है। एक हिस्सा चीन के साथ है और दूसरा अमेरिका के साथ खड़ा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। विनीत, इतना कुछ हो रहा है दोनों देशों के बीच, लेकिन क्या ये तनाव सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के बीच है या अमेरिकी लोगों में भी चीन विरोधी भावना है? देखिए सारिका, अप्रैल में जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, लोगों की मौत की संख्या बढ़ रही थी, तो यहाँ पर एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में करीब 2/3 लोग हैं, उनकी सोच चीन को लेकर अनफेवरेबल है। अच्छा, ये जो सोच अनफेवरेबल की, ये रिपब्लिकन्स में ज्यादा है, डेमोक्रेट्स में ज्यादा नहीं। और रिपब्लिकन्स में भी कितनी ज्यादा है? करीब 75% लोगों की सोच है चीन को लेकर वो नेगेटिव है, और डेमोक्रेट्स में भी करीब 60% सोच जो है, लोगों की सोच वो नेगेटिव है। तो ये दर्शाता है लोग क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा इस सर्वे में ये भी था कि जो युवाओं में जनरली इंटरनेशनल सोच होती है, ग्लोबल एक सोच होती है, उसमें भी चीन को लेकर जो नेगेटिव सोच है वो बढ़ रही है। और ये तो अप्रैल का था, अब तो हम जुलाई में हैं, तो हम समझ सकते हैं, इंडिकेशन है कि यहाँ पर लोग, सोसाइटी क्या सोच रही है चीन को लेकर। विनीत, एक बात ये भी हो रही है कि अमेरिका और चीन का तनाव सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और अमेरिका में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। देखिए, चुनाव का तो इसमें रोल है, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप का जो चीन को लेकर एक जोर रहा है। लेकिन अगर आप जो बाइडेन को देखें तो वो दो चीजें कहते हैं चीन को लेकर। पहली वो कहते हैं कि चीन से निपटने के लिए आपको जो यूएस का जो इनोवेटिव एज है उसको रिस्टोर करना होगा, उसको बढ़ावा देना होगा और दुनिया को लामबंद करना होगा चीन को लेकर। तो ये एक सोच है जो बाइडेन की। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि नीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है। शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो कितना लंबा ये तनाव खींचेगा अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना की वजह से विकासशील देशों के लाखों बच्चों पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। और पाकिस्तान में स्कूलों में यौन शोषण के खिलाफ उठी आवाज। बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ बाकी है।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना वायरस महामारी अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है, ये कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO के मुताबिक पिछले 6 हफ्तों में कोरोना के मामले 2 गुने हो गए हैं और इसमें अभी भी तेजी जारी है। संगठन के मुताबिक दुनिया की पिछली 5 ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में से ये सबसे ज्यादा गंभीर है। WHO ने इस बारे में ये भी कहा, कोविड-19 केस की पहचान, टेस्ट करना, आइसोलेट करना और फिर उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करना, साथ ही लोगों से दूरी बनाना, भीड़-भाड़ वाली और बंद जगहों में जाने से बचना और जहां जरूरत हो वहां मास्क पहनना। जहां इन नियमों का पालन किया जा रहा है, वहां संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और जहां ये सावधानी नहीं बरती जा रही है, वहां केस बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1,65,00,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 6,54,000 के पार पहुंच चुका है। अमेरिका कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से सबसे ऊपर है, जहां 42,94,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है तो तीसरे नंबर पर भारत है। और बात अगर यूरोप की करें तो जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पैन ने कहा है कि हाई रिस्क वाले जगहों से उनके देश में आने वाले हर व्यक्ति का कोविड-19 टेस्ट कराना जरूरी किया जाएगा। बेल्जियम ने फिर से लॉकडाउन से बचने के लिए दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम सख्त कर दिए हैं और यहां पहले की तुलना में लोग घरों के अंदर और बाहर कम तादाद में निकलेंगे और लोगों से मिलने की इजाजत कम होगी। वहीं ब्रिटेन ने स्पेन से आने वाले हर शख्स को 14 दिन क्वारंटीन करना जरूरी कर दिया है, लेकिन स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सानचेज ने इस कदम की आलोचना की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि कोरोना वायरस की वजह से विकासशील देशों में बच्चों पर कुपोषण का खतरा मंडरा रहा है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि 5 साल से कम उम्र के करीब 67 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसीज का कहना है कि और मौतों से बचने के लिए ज्यादा रकम की जरूरत होगी। मेडिकल पत्रिका द लैंसेट में शोधकर्ताओं ने लिखा है कि कोविड-19 का असर सप्लाई चेन्स पर पड़ा है। न्यूट्रिशन कार्यक्रम इसकी वजह से रुक गए हैं और खाने की चीजों के दामों में इजाफा हो गया है। और खबर पाकिस्तान से, जहां के कई स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं ने इल्जाम लगाया है कि उनकी संस्थाओं में उनका यौन उत्पीड़न किया गया है। हाल के महीनों में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये शेयर किया। इसके बाद ये बहस छिड़ गई है कि ये समस्या एजुकेशन सिस्टम में किस कदर फैली हुई है। ये सवाल भी उठ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है। लाहौर से बीबीसी संवाददाता अली काजमी की रिपोर्ट। हाल में पाकिस्तान में लड़कियों के एक नामी प्राइवेट स्कूल की छात्राओं ने सोशल मीडिया पर आकर अपने पुरुष अध्यापकों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। कई पूर्व छात्राओं ने भी दावा किया कि कई सालों से ये उत्पीड़न जारी है और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। कई छात्राओं ने अपने साथ हुए वाकये को लेकर कानूनी सलाह लेने के लिए मुझे ईमेल भेजे हैं। सबके अलग अनुभव है। कईयों का पुरुष अध्यापकों ने तो कईयों का चपराशियों ने और अकाउंट ऑफिस के लोगों ने यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने डिस्पाइट देयर बीइंग एलिगेशंस, मल्टीपल एलिगेशंस, कोई डिसमिसल नहीं किया और कोई एक्शन नहीं लिया। सो यू नो दिस इज, ये सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान में हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मसला है। इस मामले में स्कूल ने आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है, जबकि बाकियों को लापरवाही के लिए निलंबित किया है। पीड़िताओं ने पुलिस के पास शिकायत देने या कोर्ट में जाने से इनकार किया है। वो इस बारे में बीबीसी से भी बात नहीं करना चाहती। पाकिस्तानी कानून में यौन उत्पीड़न और हमलों पर कार्रवाई का प्रावधान है, मगर पीड़ित और उनके परिवार बदनामी के डर और ढीली कानून व्यवस्था के कारण कानूनी सहारा लेने से बचते हैं। गिनती के हमारे पास जो है वो 30 साइकोलॉजिस्ट होंगे पूरे मुल्क में जो कि इफेक्टिवली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स के साथ काम कर सकते होंगे। सो आई डोंट थिंक वी आर इक्विप्ड टू डील विद दैट इशू। पहले सिस्टम को सेंसिटाइज करते हैं कि बच्चे की बात सुननी कैसे है, फिर आप बच्चे को सेंसिटाइज करते हैं कि जब तुम्हें थ्रेट महसूस हो तो तुम कैसे बताओगे और वो कैसे सुनी जाएगी। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। और एक ब्रेक के बाद मिलेंगे 6 साल की बच्ची से जिसने काले बच्चों के लिए निकाली एक खास मैगजीन। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। काले लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर अमेरिका समेत दुनिया भर में सवाल उठे, फिर भी भेदभाव का एहसास कई जगहों पर हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 6 साल की एक बच्ची के साथ। जब वो मैगजीन खरीदने गई तो उस पर ज्यादातर गोरे लोगों की तस्वीर थी। तब उनकी मां को आइडिया आया ब्रिटेन के काले समुदाय के बच्चों के लिए एक खास मैगजीन शुरू करने का। ये पत्रिकाएं शुरू हुई और उसकी एडिटर हैं 6 साल की फेथ। Hello, my name is Faith and I'm the editor of Polka Down. वो सिर्फ 6 साल की हैं और ब्लैक बच्चियों के लिए लाई गई ब्रिटेन की पहली पत्रिका की संपादक हैं। लॉकडाउन के दौरान फेथ की मां अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पत्रिकाएं खरीदने गईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में विविधता नहीं है। हमने तय किया कि हमारी बेटी और उसकी जैसी लड़कियों के लिए एक पत्रिका चलाएंगे। कुछ माओं ने अपनी बेटियों को तोहफे में देने के लिए इस पत्रिका को खरीदा है। मैगजीन इंडस्ट्री के जाने पहचाने चेहरों को इस बात का पूरा एहसास है कि पत्रिकाओं में विविधता की कमी है। मुझे लगता है कि विविधता सिर्फ कवर बदलने से नहीं आएगी। ये समय है कि हम अपनी टीमों पर नजर दौड़ाएं और पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ है उससे सबक लें, खासकर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट से। मगर अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की त्रासद मौत के बाद ऐसा लगने लगा था कि मैगजीन को लॉन्च करना खटाई में पड़ सकता है। मुझे लगा कि ऐसी पत्रिका को लॉन्च नहीं किया जा सकता जो ब्लैक बच्चों को कहे कि आप जो चाहो बन सकते हो, खासकर तब जब हमने इस तरह से मौत देखी हो। मगर पत्रिका को लेकर कमाल का उत्साह देखने को मिला। एक बार तो हमने एक ही दिन में 1000 प्रतियां बेची। मैं काफी कम उम्र से पत्रिका छापना चाहती थी। मुझे पता था कि वो इस बात को लेकर परेशान है कि कैसी दिखती है, मगर उसने अपने बालों, अपनी त्वचा के रंग और अपने बारे में हर चीज को पसंद करने का सफर तय किया है। और एक खास रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ एक कुत्ते को बचाने के लिए। इंग्लैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी स्कारफेल पाइक से गिरने के बाद डेजी नाम के इस कुत्ते को बचाने के लिए 16 राहत कर्मियों की टीम को भेजा गया, जिन्होंने स्ट्रेचर पर आखिरकार डेजी को वापस लाया और उन्हें बचाया जा सका। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। Thank you.